अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम सशक्त बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बल में रूपांतरित करने हेतु वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और भारतीय सेना वर्ष 2024 को टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन ईयर के रूप में भी मना रही है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में कौन से क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं उनके बारे में जान लेंगे। भारत की डिफेंस मिलिट्री रक्षा सेना की वर्तमान स्थिति क्या है उसे भी हम लोग बात करेंगे। रक्षा बल में सुधार की आवश्यकता क्यों बताई जा रही है उसे भी देखेंगे। और रक्षा बलों में सुधार के लिए भारत की तरफ से क्या पहल की जा रही है उन पर भी बात करेंगे। अमेरिका में गोल्ड वाटर निकोल से सुधार क्या है उस पर भी हम लोग जानेंगे। उसके बारे में बात आती है कि वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में कौन से क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। युक्तता एवं एकीकरण, सैन्य सेवाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना और एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना को सुगम बनाना, अंतर सेवा सहयोग एवं प्रशिक्षण के माध्यम से परिचालन आवश्यकताओं और संयुक्त परिचालन क्षमताओं की साझा समझ विकसित करना। और इनमें तिरुअनंतपुरम स्थित समुद्री कमान, जयपुर स्थित पाकिस्तान केंद्रित पश्चिमी कमान और लखनऊ स्थित चीन केंद्रित उत्तरी कमान शामिल है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, सुधारों को साइबर व अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होना चाहिए। भविष्य के युद्धों को जीतने के लिए आवश्यक संबद्ध रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं भी विकसित की जानी चाहिए। रक्षा क्षेत्र और आसन्न उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व ज्ञान साझाकरण को सुविधाजनक बनाना तथा व्यापार को आसान बनाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। अधिग्रहण को सरल बनाना, तो क्षमता विकास में तेजी लाने और उसे मजबूत बनाने के लिए अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और समयबद्ध किया जाना चाहिए। रक्षा निर्यातक, तो भारत को रक्षा उत्पादों के एक विश्वसनीय निर्यातकों के रूप में स्थापित करना, भारतीय उद्योग और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के बीच अनुसंधान एवं विकास तथा साझेदारी को बढ़ावा देना। भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2014 के 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वायुविद्य कल्याण और स्वदेशी संस्कृति, वायुविद्यों की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए उनके कल्याण को सुनिश्चित करना और इसके अतिरिक्त आधुनिक सेनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए स्वदेशी क्षमताओं के माध्यम से वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में भारतीय संस्कृति पर गर्व और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। बात आती है कि भारत की डिफेंस मिलिट्री रक्षा सेना की वर्तमान स्थिति क्या है। आयातक से निर्यातक, भारत सबसे बड़ी शस्त्र आयातक से प्रमुख निर्यातक बन गया है। 2023-24 में रक्षा निर्यात 210.83 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है और जिसमें वर्ष 2028-29 तक 500 बिलियन रुपए का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे, आयात का मतलब होता है आप खरीद रहे। रक्षा अधिग्रहण में सुधार, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया घरेलू उद्योग को प्राथमिकता देती है और जिसके अंतर्गत भारतीय कंपनियों को प्रमुख प्रणालियों के विनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने तथा रक्षा खरीद में स्वदेशी सामग्री को 50% या उससे अधिक तक बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी, 2022-23 तक निजी कंपनियां भारत की रक्षा उत्पादन में 20% का योगदान देती हैं। वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स सैन्य विमानों के लिए भारत का पहला निजी क्षेत्र का कारखाना है जो C-295 परिवहन विमान को समर्पित है। रक्षा औद्योगिक विकास, तो भारत का रक्षा उत्पादन कारोबार वर्ष 2016-17 में 740.54 बिलियन रुपए से बढ़कर 2022-23 में 1086.84 बिलियन रुपए हो गया है और जिसमें आप देखिए वर्ष 2023 का तक 14,000 MSME और 329 स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र में शामिल होंगे। ये उपलब्धियां आप लोग बता सकते हैं, कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप लोग, कहीं उपलब्धियां बता रहे हैं। बात आती है रक्षा बल में सुधार की आवश्यकता क्यों है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव, NSS का अभाव राजनीतिक इरादों और सैन्य अभियानों के बीच अंतर उत्पन्न करता है और जिससे राष्ट्रीय नीतियों के साथ रक्षा रणनीतियों का संरेखण कमजोर होता है। इसके परिणाम स्वरूप चीन और पाकिस्तान जैसे उभरते खतरों के प्रति तैयारी में कमी आई है। साइबर युद्ध का उदय, साइबर स्पेस युद्ध का 5वां क्षेत्र है जिसमें राज्य प्रायोजित अभिकर्ता और स्वयं राज्य प्रमुख आर्थिक मापदंडों और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाते हैं।
एस्टोनिया तथा अन्य संघर्षों में यह देखा गया है, जिसमें नवीन उदाहरण यूक्रेन रूस साइबर युद्ध भी शामिल है। इसमें आयात पर निर्भरता, भारत 2019 से 23 की अवधि के लिए विश्व का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है, और जिसमें वर्ष 2014 से 18 की अवधि की तुलना में आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। स्वदेशीकरण की धीमी गति और प्रतिस्पर्धी घरेलू रक्षा उद्योग के निर्माण में चुनौतियां रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में बाधा डालती हैं। संयुक्तता का सांस्कृतिक प्रतिरोध, भारतीय सेना की सेवा विशिष्ट दृष्टिकोण, जिसमें प्रत्येक शाखा सेना, नौसेना, वायुसेना अपनी स्वायत्तता बनाए रखती है, के कारण एकीकृत मॉडल अपनाने में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है। अपर्याप्त वित्त पोषण, निरपेक्ष रूप से पर्याप्त आवंटन के बावजूद यह विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, उपकरण, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.9% है, जो रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सीमित करता है। 2020 में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को स्वचालित मार्ग से 74% तक और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ा दिया गया है। तदर्थ खरीद प्रक्रियाएं, 2020 में गलवान संघर्ष के बाद सशक्त बलों को महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को दूर करने के लिए आपातकालीन खरीद के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे, और जिससे सामरिक आवश्यकताओं के बावजूद रणनीतिक तत्परता की कमी उजागर हुई है। ये आप देखते हैं कि अल्पकालिक नीति, अग्निपथ योजना की आलोचना इसकी 6 महीने की छोटी प्रशिक्षण अवधि के लिए की गई है, और जिसके वास्तविक युद्ध के लिए रंग रूटों की तत्परता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती है। 4 वर्ष की सेवा अवधि में अनुभवी कर्मियों को खोने का जोखिम रहता है, और जिससे सेना की क्षमता और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रक्षा बलों में सुधार के लिए भारत की क्या पहले है? एक तो आप देखिए रक्षा उद्योग एक गलियारा हो गया, एक आप देखिए आयुध निर्माण बोर्डों का निगमीकरण, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, सृजन पोर्टल, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। जब आप लोग कहीं आप देखते हैं कि इसके बारे में लिख रहे हैं ना, तो भारत सरकार की जो पहले हैं उनकी भी बात कर दिया करिएगा। अमेरिका में गोल्ड वाटर निकोल्स से सुधार क्या है? गोल्ड वाटर निकोल्स रक्षा पुनर्गठन अधिनियम 1986 ने सैन्य प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग का पुनर्गठन किया। यह सुधार वियतनाम युद्ध 1955 से 1975, ऑपरेशन ईगल क्लो, ईरान में बंधकों को बचाने का असफल अमेरिकी मिशन के बाद चिन्हित किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार किए गए थे। लक्ष्य की बात करें तो प्राथमिक लक्ष्य संयुक्त सैन्य अभियानों में सुधार करना, नागरिक नियंत्रण को मजबूत करना और रक्षा निर्णय लेने को सुव्यवस्थित करना था। प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो राष्ट्रपति को बेहतर सैन्य सलाह, एकीकृत लड़ाकू कमांडरों के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां, एकीकृत कमांडर के अधिकार और जिम्मेदारियां, और रणनीति निर्माण और आकस्मिक योजना, संसाधनों का कुशल उपयोग, संयुक्त अधिकारी प्रबंधन, संयुक्त सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता, रक्षा प्रबंधन और प्रशासन। तो इतनी जानकारी जरूर रखा करिएगा इस तरह के टॉपिक जब चर्चा में रहता है, क्योंकि आपके स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विस, वनडे एग्जाम में इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।